नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में। पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि एक हफ्ते से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी चैनल पे, क्योंकि थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए आप सभी के बीच में वीडियो में लेके नहीं आ पा रही थी। जैसे आपने होली पे मेरी वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने ये कहा था कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मैं लेके आऊँगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली, क्योंकि मैं भी दिल्ली से ही हूँ, तो ये विषय बहुत बहुत ज़रूरी था इस पे वीडियो बनाना। और दोस्तों, मैं आज आप सभी को एक बात कहना चाहूँगी। जैसे कि आप सभी मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर, और कुछ मेरे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो जिन्हें मेरे बारे में मेरी सभी जानकारियाँ भी हैं, और बाकी जो मेरे व्यूअर हैं जो नए हैं मेरे लिए और जो नए सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मेरे यूट्यूब की फैमिली जो है वो 500 से ऊपर की हो चुकी है। आई थिंक मैंने देखा नहीं है, लेकिन 529 के आसपास हो चुकी है आज। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का सपोर्ट बहुत कम समय में मुझे और बहुत अच्छा मिला। मैं आपको आज ये बताना चाहूँगी, जैसे कि ये विषय है दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। दोस्तों, मैंने 2019 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। जो मेरा राजनीति का सफ़र था 2019, 2020 और 2021 में, लास्ट दिसंबर के समय में, वो आखिरी समय था राजनीति का। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि मेरा स्वास्थ्य अचानक से काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था उस दौरान में, जिससे कि उसके कुछ समय पश्चात में निगम पार्षद के चुनाव थे, जिसमें कि मैंने पार्टी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दिया और बिल्कुल भी काम नहीं किया, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य उस टाइम बहुत बहुत खराब हो चुका था। और एक हमारा परिवार भी होता है हमारे पीछे, तो मेरे परिवार का ये कहना था कि सिर्फ रेस्ट करना है, अभी कोई काम आपको नहीं करना। तो वो समय ऐसा था मेरे लिए कि जिसमें मैं पार्टी का साथ नहीं दे पाई थी, आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी मैं बिल्कुल भी सक्रिय नहीं रही, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ। ये द्वारका की साइड में, काफ़ी लोग जानते होंगे। और वो कुछ हुआ इस तरीके से कि एक 12 साल की बच्ची रेड लाइट क्रॉस कर रही थी, तो उस बच्ची को बचाने के वजह से जो कार थी वो मुझे बैक साइड से लगी, मेरे पीठ की तरफ लगी, जिससे कि मेरे साथ ये दुर्घटना हुई कि जिसमें मेरी डिस्क स्लिप हो गई राइट साइड की, स्पाइन की। तो जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। आज मैं सोशल मीडिया के थ्रू मेरी फैमिली को भी ये पता चलेगा, मेरी फैमिली को भी ये नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम मुझे कार एक्सीडेंट के माध्यम से हुई। उन्हें सिर्फ ये पता है कि घर में सीढ़ी से गिरने की वजह से कुछ ऐसे हालात बने, लेकिन जो असली वजह थी वो आज मैं सोशल मीडिया पे बता रही हूँ, जिससे कि अब शायद मेरे परिवार तक भी ये बात पहुँच जाएगी। बट मेरे साथ जो भी हुआ, मुझे बेहद ये खुशी हुई कि मेरे थोड़े से एफर्ट से उस रेड लाइट से मैंने एक 12 साल की बिटिया को, 12 साल की एक बच्ची को बचा लिया, और उसको एक खरोच तक भी नहीं आई। जो भी चोटें लगी, मुझे गुम चोट लगी, तो उस वक्त मुझे भी इतना एहसास नहीं हुआ। किसी तरीके से मैं घर आई, किसी भी माध्यम से। मुझे 2 दिन के बाद मतलब मुझे ये लगने लग गया कि मैं मतलब बैठ भी नहीं पा रही थी, मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती थी, और उसके वजह से ना मेरे लेग्स में बहुत पेन रहने लग गया, खास तौर से राइट साइड में। तो फिर डॉक्टर को दिखाया, तो फिर वहाँ जब एक्सरे वगैरह, तो उसमें आया कि मेरी राइट साइड की जो डिस्क है वो स्लिप हो गई है, जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे पीठ में हल्का फुल्का, अगर मैं सिटिंग काफ़ी लंबे टाइम तक करूँ तो मेरे पीठ में दर्द आ जाता है। वो मुझे रहता ही है, पीठ का दर्द। तो कुछ इस वजह से, कुछ इस कारण से
मुझे आम आदमी पार्टी को छोड़ना पड़ा। मैंने रिज़ाइन अभी तक नहीं दिया और आम आदमी पार्टी ने मेरा रिज़ाइन अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो मैं इस पार्टी को और इस पार्टी के बहुत से लोगों को, बहुत से नेताओं को, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी, जो आज उन पे आरोप लगाए गए हैं ईडी के माध्यम से। लेकिन वो आरोप, आज उन्हें 10 दिन हो गए हैं, वो ईडी के हिरासत में हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत माननीय अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं मिला है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 31 मार्च को मैं वीडियो शूट कर रही हूँ कि रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली, उसे कहा जाएगा महारैली से भी बड़ी रैली, आप सभी ने देखी होगी टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, कि कितनी बड़ी महारैली की गई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी भी शामिल थी। शायद आप लोगों ने स्पीच उनकी सुनी होगी टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आज जब मैं वो न्यूज़ सुन रही थी तो मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि मुझे एक बात सच लग रही थी कि जैसे हमारे माता पिता प्राचीन काल के समय में भी और ये सुनने को होता था ना कि एक पुरुष की कामयाबी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो आज उन दोनों की पत्नी की स्पीच जब मैंने सुनी तो बहुत अच्छा लगा कि वो इमोशनल बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही सुनीता केजरीवाल, ना ही कल्पना सोरेन। एक ताकत बन रही है वो अपने पति के लिए, जिनके पति हिरासत में हैं। हिरासत में जिनके पति हैं, आज उनकी पत्नियां अपने पति के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो कितना अच्छा लग रहा था अगर हर पत्नी अपने पति का इस तरीके से साथ दे, तो न जाने ये देश, ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही थी सुनीता केजरीवाल को देख के और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को देख करके कि वाकई में उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ऐसे समय में एक पत्नी टूट जाती है, ऐसे समय में एक पत्नी भावुक हो जाती है अपने उस पति के लिए, जिस पति के सहारे से, जिस पति की मजबूती से उसका पूरा परिवार चलता है, उसका पूरा घर चलता है। आज वो घर बिखर रहा जरूर है, लेकिन वो घर बिखरेगा नहीं। क्यों नहीं बिखरेगा? क्योंकि उसकी पत्नी में वो हिम्मत है, उसकी पत्नी में वो ताकत है, उसकी पत्नी में वो समझ है। जिस समझ को, जिस ताकत को, जिस हिम्मत को कोई भी एक इंसान भी डगमगा नहीं सकता। आज ऐसे विश्वास में वो दो स्त्री उस मंच से जो वो स्पीच दे रही थी ना, वाकई में वो काबिले तारीफ था। मैं सल्यूट करती हूँ सुनीता केजरीवाल को और कल्पना सोरेन को कि हर महिला को इस तरीके से अपने पति का साथ देना चाहिए हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। और हम क्या देखते हैं कि एज ए मैं प्रोफेशनल एक काउंसलर हूँ और मैं वुमेन शेल से भी हूँ, पर बहुत सी चीजें जब काउंसलिंग करती हूँ तो इस तरीके से देखती हूँ कि एक पत्नी अपने पति पे इल्जामात लगा रही होती है कि मेरे पति में ये ऐब है, मेरे पति में ये कमी है, मैं इस वजह से, मैं इस कारण से उनके साथ नहीं रह सकती। फिर एक पति एक इल्जाम लगाता है कि मेरे पति में इतनी कमियां हैं, अगर मैं आपको कमियां गिनाऊं ना तो आप अभी कहेंगे कि ये डाइवोर्स को फाइनल कर देना चाहिए, ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। कुछ इस तरीके से केस होते हैं हमारे पास। लेकिन आज उस मंच से उन दोनों स्त्रियों को देख के ना, जब उनके पति के पास ये संदेश जाएगा तो उनकी हिम्मत इतनी, न जाने कितनी गुना वह हिम्मत बढ़ जाएगी। जिनके पति, किसी के पति जेल में है और किसी के पति ईडी के हिरासत में है, वो भी एक जेल ही है एक तरीके से। लेकिन अरविंद केजरीवाल का अभी तक कोई पुख्ता सबूत ऐसा नहीं साबित हुआ है कि जिससे उनको हिरासत में रखा जाए। लेकिन फिर भी उनको हिरासत में रखा गया है। हम बात इस विषय पे करना चाहेंगे, क्या ये चुनावी मुद्दा है? क्या ये लोकसभा चुनाव के वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को हिरासत में किया गया है? ईडी से छापे करवाए गए, रात्रि के समय में उनको इंस्टेंट उनको अरेस्ट किया गया
वो एक आम इंसान नहीं थे, वो एक मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उन्हें एक नोटिस भी दिया जा सकता था, उन्हें एक समय भी दिया जा सकता था, लेकिन इस पे अगर हम बात करेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि ईडी का कहना है कि हमने कम से कम नहीं तो अरविंद केजरीवाल को 9 बार नोटिस दिया गया, लेकिन वो किसी भी नोटिस पे वो पेश नहीं हुए ईडी के पास। इसी वजह से हमें इंस्टेंट उनको गिरफ्तार करना पड़ा। हमें, हमारे पास उनके खिलाफ सबूत है। क्या सबूत है उनके पास? क्या सबूत है आपके पास? क्या है? क्या ये राजनीति मुद्दा है? जी हाँ, ये राजनीति मुद्दा है, ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा है। क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल को 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया? जिस तरीके से दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से सांसद संजय सिंह को अरेस्ट किया गया, तो क्यों नहीं उसी समय अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट करना चाहिए था? क्यों छोड़ दिया गया अरविंद केजरीवाल को? क्या उस समय समझ नहीं आया किस लिए छोड़ दिया गया? क्या ये आम आदमी पार्टी ही भ्रष्ट है? क्या आम आदमी पार्टी ही करप्ट है पूरी तरीके से? ऐसा क्या होता है कि आप देखिए, मैं माफी चाहूंगी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होंगे, शायद उनको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर किसी ने कोई संगीन अपराध भी किया है ना, कोई गुनाह भी किया है, किसी का मर्डर भी किया है, कुछ भी इस तरीके के केस है ना, और अगर उस इंसान ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है ना, तो उसके खिलाफ सारे मुकदमे रद्द किए जाते हैं। उसकी बेल 10 से 15 दिन में करा दी जाती है, और उसके ऊपर जो मुकदमा होता है उसको खारिज करा दिया जाता है कोर्ट के माध्यम से। ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी में? आप कोई गुनाह करिए, कुछ करिए, और आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करिए। देखिए आपके ऊपर कितना भी संगीन आरोप हो वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या सभी भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी में ही है? क्या आम आदमी पार्टी के सभी नेता भ्रष्ट हैं? शिक्षा मंत्री, क्या उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया? संजय सिंह, क्या वो भी करप्ट है? क्या मनीष सिसोदिया, जिस शिक्षा मंत्री ने दिल्ली की काया पलट करी शिक्षा के विषय में, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल जाके देखिए और प्राइवेट स्कूल जाके देखिए और कंपेयर करिए और बताइए कि क्या अंतर है दोनों के अंदर। अगर आपको कोई स्कूल पसंद आएगा, कोई विद्यालय आपको पसंद आएगा, तो वो दिल्ली का सरकारी स्कूल पसंद आएगा, ना कि आपको दिल्ली का एक प्राइवेट स्कूल पसंद आएगा। उस इंसान ने शिक्षा पे इतना अच्छा काम किया। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री की, यानी कि सत्येंद्र जैन की। आप दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए कि कितना अच्छा कार्य किया गया, कितनी साफ सफाई, कितनी देख रेख की गई, किस तरीके से मेडिसिन को उपलब्ध कराया गया कि कभी भी मेडिसिन का कोटा कभी भी सरकारी अस्पताल में आपको कम नहीं मिलेगा। एमआरआई की जांचें फ्री कराई गई, सीटी स्कैन फ्री कराया गया। क्या आज तक की सत्ता में मैं पूछती हूँ, ये जो भी सरकार रही 75 साल की सत्ता में, मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसा कौन सा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल आपको ऐसा मिला जहां पे एमआरआई का टेस्ट, अगर आप एमआरआई का टेस्ट किसी प्राइवेट अस्पताल में कराने जाएंगे तो उस टेस्ट की कीमत है 26,000 से 25,000 से 28,000 के बीच में, जो टेस्ट आपका सरकारी अस्पताल में आपको मुफ्त मिलता है। बस हर किसी का एक सिस्टम होता है कि वो किस प्रकार से आपको मुफ्त मिलेगा। सिटी स्कैन वो आपको अरविंद केजरीवाल की सरकार वो आपको मुफ्त करा रही है। क्या आज तक की सत्ता में आई हुई सरकार ने इतना बड़ा फायदा आपको दिया? नहीं दिया। क्या इतनी अच्छी शिक्षा आपको मिली, आपके बच्चों को मिली? क्या इतना अच्छा स्कूल आपके बच्चे को मिला कि आज हमारा बच्चा हमसे ये कहता है कि हाँ, ये सरकारी स्कूल ना इतना अच्छा लगता है कि प्राइवेट स्कूल तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे हमसे ऐसा कहते हैं। तो क्या इस सरकार ने काम नहीं किया? दिल्ली की सरकार ने काम नहीं किया? क्या स्वास्थ्य मंत्री ने काम नहीं किया? क्या शिक्षा मंत्री ने काम नहीं किया? क्या आपके मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं राजनीति का सफर भी मेरा रहा, मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। मैं आपको कुछ बात कहना चाहूंगी। जब ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, और आप लोगों ने हमेशा न्यूज़ पे, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, हमेशा जब भी इस इंसान ने ना
समाज के लिए, लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कोई ऐसा काम करना चाहा, कोई कुछ ऐसा न्यूज अपडेट करनी चाही, जैसे कि हम ले लेते हैं, जैसे कि उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री की। सबसे पहला सब्जेक्ट हम लेते हैं कि दिल्ली में बिजली जो है, जो सब्सिडी आपको मिलती है, और जो दिल्ली में 20,000 लीटर आपको पानी फ्री मिलता है, उस पर जब अरविंद केजरीवाल ने काम करना चाहा, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने वो पार्टी 2019 में ज्वाइन की थी, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे हम इस पार्टी में जुड़े, इस पार्टी को हमने समझा, फिर उस वक्त की कहानी मुझे इतनी नहीं है पता, लेकिन जब 2019 की कहानी, जब जब एक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, जब एलजी के दफ्तर जाते थे, माननीय उपराज्यपाल के दफ्तर जाते थे, तो मैं आपको क्या बताऊं कि 12 से 15 दिन उनको लग जाते थे एक फाइल पे एलजी के साइन कराने के लिए। इससे भी ज्यादा का समय लग जाता था, 1 महीना, सवा महीना। क्या उस मुख्यमंत्री के लिए उस एलजी के दफ्तर में एक गिलास पानी नहीं है? क्या उस दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए उस एलजी के दफ्तर में एक कप चाय नहीं है? क्या उसकी इतनी रिस्पेक्ट है? क्या वो एक आम इंसान था? अरे वो एक दिल्ली का मुख्यमंत्री आपके दरवाजे पे है, आपके कार्यालय में है, आप उसको कितना घंटा वेट कराएंगे? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे? क्या उसके पास इतना फालतू वक्त है कि वो इतना इतना देर अगर आप किसी मुख्यमंत्री को वेट कराएंगे तो वो काम क्या करेगा जनता के लिए? अगर उसको एक फाइल का ही साइन कराने के लिए 1 से 1.5 महीना एलजी लगा देगा तो वो क्या काम करेगा? क्या उसकी इतनी रिस्पेक्ट है? तो कुछ इस तरीके से उनके साथ ये व्यवहार था दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के साथ, जो ये चीजें तो मैंने खुद आंखों से देखी है। इसलिए मुझे आज बताना पड़ा कि मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था 2019 में। मेरा सफर बहुत कम रहा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा उस दौरान, और फिर मेरे परिवार से, मेरे पिताजी का और मेरे परिवार का ये था कि नहीं, आप रहने दो बस इसको, कि नहीं करना है। और कोई रीज़न नहीं था कि इसमें भाग दौड़ बहुत है, बहुत समय आपको देना पड़ता है। आप सुबह घर 7 बजे भी छोड़ देते हो, कोई हमारे घर पे 12 बजे, 1 बजे भी आ रहा है, कोई 1:30 बजे भी आ रहा है। आज फलाने मोहल्ले में ऐसा हो गया, ये हो गया। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली सरकार के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगे थे 2020 में, 21 में भी लगे हैं। तो कहीं कुछ होता था तो घर पे लोग भी आते थे, और ये काम मैं इसको समाज सेवा से भी जोड़ती हूँ, तो मुझे जाना भी पड़ जाता था। तो थोड़ा सा मेरे घर में पिताजी सपोर्ट सब करते थे, लेकिन थोड़ा सा ये था कि एक फीमेल के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो कुछ इस कारणवश मुझे बैठना पड़ा, इस पार्टी को छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगी कि इस पार्टी के हर नेता ने अपने तरफ से बहुत बहुत अच्छा काम किया। और जो भी गतिविधियाँ अभी चल रही हैं, जो भी आप लोग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, हर चीज़ के माध्यम से देख रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूँगी क्योंकि मैं इस पार्टी के साथ काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी, मैं दोस्तों एक बात बताना चाहूँगी, जब हम सीएम हाउस जाते थे सिविल लाइन में, जब सीएम हाउस पे हमारी मीटिंग होती थी अरविंद जी के साथ, तो मैं आपको क्या बताऊँ, जब वो मुख्यमंत्री हमारे सामने टेबल पे बैठते थे, इतना नॉर्मल, एक नॉर्मल सी शर्ट, पैरों में एक हवाई चप्पल, तो मैंने मतलब बोला भी, जो हमारे साथ के होते थे, तो मैंने बोला, मैंने कहा ये तो कहीं से भी नहीं लग रहे मुख्यमंत्री, पर हैं हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के। मैंने कहा इतना सिंपल, इस तरीके से? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे इतनी बातें बनाई जाती हैं कि अरविंद जी इतनी महंगी कार में जा रहे हैं, अरविंद जी के घर में ये है वो है, तो वो तो नेचुरल सी बात है कि इंसान का जब समय बदलता है, चीज़ें बदलती है, तो इंसान के अंदर चेंजिंग आती है उस तरीके से। लेकिन मैंने उस इंसान के अंदर कोई बदलाव नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। मैंने जितने भी समय दिल्ली सरकार के साथ काम किया, दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ काम किया, बहुत अच्छा वक्त बीता। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच में बैठ के इतनी बातें कर रही हूँ, इस कुर्सी तक बैठी हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी पार्टी का बहुत बहुत योगदान आम आदमी पार्टी ने मुझे दिया। मैंने आम आदमी पार्टी से बहुत कुछ सीखा। मैं इस प्रकार की लड़की थी कि मैं ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, किसी को सुनना पसंद नहीं करती थी, किसी को समझना पसंद नहीं करती थी। मैं उससे पहले सोचती थी कि सामने वाला क्या मुझसे पूछे, मैं इससे पहले यहाँ से हट जाऊँ।
कुछ इस तरीके का नेचर हुआ करता था मेरा। लेकिन इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मैंने इस पार्टी को ज्वाइन भी दोस्तों इसलिए किया था कि जो हमारा एरिया था वहाँ पे काफ़ी समस्या रहती थी, हर तरीके से रहती थी। वहाँ काम नहीं हो पाते थे किसी न किसी कारणवश, क्योंकि वहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ जैसे कहते हैं ना कि नेतागिरी ज़्यादा और काम कम, कुछ इस टाइप का भी माहौल था। और कुछ मेरा समाज सेवा में ना काफ़ी रुचि बचपन से ही रहती थी, जिसका मेरे पिताजी को बड़ा डर रहता था कि मतलब इतना इंटरेस्ट है समाज सेवा में, लोगों की मदद करने में, तो पता नहीं आगे कैसा भविष्य होगा, कहाँ इनका इंटरेस्ट बनेगा और कहीं ये सारा समय इसी में ना दे दे। तो मेरे पिताजी बहुत चिंतित रहते थे इस चीज़ से, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं आया कि अगर मैं ये पार्टी ज्वाइन करती हूँ तो कहीं ना कहीं कोई पद मिलेगा, कोई पावर मिलेगी, जिससे कि जो काम हम नहीं करा पाते ना लोगों के, उस पावर से, उस पद से हम वो काम लोगों के बहुत आसानी से करा पाएंगे। मेरा सिर्फ एक ये स्वार्थ था इस पार्टी को ज्वाइन करने का, मेरा अपना पर्टिकुलर कोई स्वार्थ नहीं था। और मैंने अपने पिताजी के क्षेत्र से RWA का चुनाव भी लड़ा था, प्रधान पद की मैं उम्मीदवार रही थी। लेकिन मेरी जीत उसमें नहीं हुई थी, मेरी उसमें हार हुई थी, लेकिन मैंने उस हार से भी बहुत बहुत कुछ सीखा। मैं यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर बार हमें जीत ही आगे पहुँचाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी की हार हमें गिरा के भी उठा देती है, और इतना उठा देती है, इतना उठा देती है कि जहाँ तक मैं और आप सोच नहीं पाते कि ये हुआ क्या। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो जैसा कि आज आपने देखा 31 मार्च को रामलीला मैदान में महारैली जो आपने देखी, और मैं ये कहना चाहूँगी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँगी कि अभी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, और किसी भी एंगल से ईडी उनको हिरासत में रख ही नहीं सकती। न जाने किस तरीके से रखा गया है, और न जाने किस तरीके से कोर्ट का फैसला आ रहा है। और देखिए, ये है कि लोगों के माइंड में यही चल रहा है, हर किसी के माइंड में ये चल रहा है कि अभी चुनावी प्रक्रिया है, तो और अभी लोकसभा चुनाव है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ ऐसा किया गया, उनकी पार्टी के साथ ये सारी गणना की गई। तो हो भी सकता है, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और ये भी हो सकता है, मैं कहूँ कि शायद ये लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई भी संभव हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्योंकि ये इतनी आसानी से किया गया कार्य नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार का हाथ इसमें पूरे तरीके से है, रहा गया है, ये सूझबूझ से कार्य किया गया है, तो देखिए सत्य की जीत होती है, लेकिन देर से होती है। अगर अरविंद केजरीवाल जी बेकसूर हैं तो वो एक दिन जनता के सामने बेकसूर जरूर साबित होंगे, और वो बाहर भी आएंगे। और मैं ये कहती हूँ अपने माध्यम से कि दिल्ली में, जो दिल्ली में सरकार बनेगी, मैं लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर सकती अभी, क्योंकि अभी माहौल और अभी पक्ष और विपक्ष किसी के बारे में कोई गणना नहीं की जा सकती। हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि लोकसभा चुनाव पे अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी की गई है, इसमें बहुत बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। अगर पहले ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें सभी उत्तीर्ण होंगी, तो मैं ये बिल्कुल गारंटी कैसे कह सकती हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी की अब 7 सीट नहीं आ सकती। अब पासा पलट गया है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि 7 में से 0 होगा, कि भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं ला पाएगी, पर मैं ये भी नहीं कहूंगी आपको कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीट लाएगी। नहीं, आज के इस इंडिया गठबंधन का, इस रामलीला मैदान की जो महारैली है, उसका वोटर बैंक पर बहुत बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और इतना बड़ा असर पड़ेगा कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की अब 7 सीटों में से 3 से 4 सीटें ही आना संभव है, लेकिन 7 सीट भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में आना अब असंभव हो गया है आज 31 मार्च से, इस इंडिया गठबंधन की रैली से। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि उसके बाद आम आदमी पार्टी 7 सीटें
जीत के ले आएगी लोकसभा चुनाव की, या आम आदमी पार्टी 4 सीटें जीत के ले आएगी लोकसभा चुनाव से, मैं ये भी नहीं कहूंगी। लेकिन ये जरूर है कि इस अरविंद, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद जी की गिरफ्तारी से इस लोकसभा चुनाव पे बहुत बहुत गहरा असर पड़ेगा, जिसे आप लोग भी देखेंगे और समझेंगे। और आप लोग भी समझते हैं इस चीज को कि राजनीति क्या चीज है। राजनीति आज कुछ है, कल कुछ है, इस पल में कुछ है, और कब बदल जाएगी उसका अंदाजा ना मैं लगा सकती हूँ और ना आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो देखते रहिए, बने रहिए, देखते हैं कि आगे अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर क्या ईडी का फैसला होता है और क्या कोर्ट का फैसला होता है। लेकिन मैं जितना भी इस पार्टी को जानती हूँ और मैंने जितना भी इस पार्टी के साथ काम किया, जो भी मैंने समय दिया, दिल से दिया, मन से दिया, लोगों की सेवा करने के लिए इस पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मुझे इस पार्टी को छोड़ना पड़ा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं ये नहीं कह रही कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी नहीं है। माननीय मोदी जी के बारे में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी दोनों पार्टियों से, तीसरी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी भी है, मैं यही कहना चाहूँगी कि नेता, अभिनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनकी राजनीति कभी रुकने वाली नहीं है। ये आज भी चल रही है, ये कल भी चलेगी और ये सदियों तक चलती रहेगी। लेकिन कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री हो, कोई देश का ऐसा मुख्यमंत्री हो जो अपने देश के हित के लिए काम करे, देश की भलाई के लिए काम करे, ना कि सिर्फ राजनीति करे, सिर्फ राजनीति मुद्दा उठाए और सिर्फ पक्ष विपक्ष पक्ष करे। और उसमें सफर कौन करता है? हम जैसे लोग ना, आप जैसे लोग, हम आम इंसान लोग। हर गतिविधि, हर प्रणाली पे हर प्रधानमंत्री को, हर मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए, अपने देश की जनता के हित में काम करना चाहिए। राजनीति आप बाद में भी कर सकते हैं, राजनीति आप बाद में भी खेल सकते हैं, लेकिन इसमें आम जनता का कोई कसूर नहीं है। तो आम जनता को किसी तरीके का नुकसान मत पहुंचाइए, राजनीति करिए, खूब करिए। मेरा हर मंत्री को ये संदेश है कि करिए आप राजनीति, लेकिन जनता का हित भी देखिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी इस वक्त हिरासत में हैं, मात्र 10 दिन हुए उनको हिरासत में, लेकिन देखिए कि कुछ ना कुछ समस्या आम जनता को हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पानी की समस्या दिल्ली में शुरू हो गई है, खैर गर्मियों के समय में होती भी है। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे अब अरविंद जी की पत्नी सुनीता जी, अगर वो अरविंद जी की कुर्सी पर भी बैठ गई हैं तो उसके लिए भी विपक्ष ने सवाल उठा दिए कि ये तो अब अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठ के अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी को कुर्सी पर बैठा दिया है और आने वाले समय में ये सीएम यही बनेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और ये किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ। अगर जब तक किसी मुख्यमंत्री का दोष सिद्ध नहीं होगा, तो अगर वो मुख्यमंत्री के पद पे हैं और वो अपने इच्छा अनुसार ही इस्तीफा दे सकते हैं, उनके साथ कोई राजनीति और उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर उनकी इच्छा होगी तो ही वो इस्तीफा देंगे और इनकी इच्छा होगी कि वो अपने इच्छा अनुसार किसको आने वाला सीएम, किसको आने वाला मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो देखिए, इस पर भी टिप्पणी करी जा रही है। जब सुनीता केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है अरविंद जी की कुर्सी से, अरे वो उनकी धर्म पत्नी है और उनका हक है अपने पति की कुर्सी पे। अगर किसी भी तर्क वितर्क से भी देखा जाए ना, तो सुनीता केजरीवाल अरविंद जी की धर्म पत्नी है और उनका बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अधिकार है, वो उनकी चेयर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन देखिए, इस पर भी कितने दोष वो किए जा रहे हैं, कितनी भद्दी बातें की जा रही हैं कि देखो, अब अरविंद की कुर्सी पर सुनीता बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्यों नहीं कर सकती? उनके पति का क्यों नहीं अधिकार? एक पत्नी का स्वतंत्र रूप से अधिकार है अपने पति की कुर्सी पे, बिल्कुल अधिकार है।
इसके ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। और रही बात कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, उनका कहना है कि वो जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री वो हैं और रहेंगे अभी। और देखते हैं आने वाले समय में ईडी का क्या फैसला होता है और कोर्ट का क्या फैसला होता है। क्या अरविंद जी इस्तीफा देंगे और कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, वो आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल ही जाएगा। तो देखते रहिए जो भी आप न्यूज़ देखते हैं और पॉजिटिव रहिए और देखिए सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर आप समर्थन भारतीय जनता पार्टी को करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, और जो आम आदमी पार्टी का समर्थक है वो उसी का होगा, और जो भी कोई कांग्रेस को पसंद करता होगा, कांग्रेस का समर्थक होगा, तो वो कांग्रेस को ही सीधी सी बात है समर्थन देगा। लेकिन सूझबूझ से आंखें खोलिए, अंधभक्त मत बनिए। अब अंधभक्त बनने का समय नहीं है। देखिए कि कौन बेहतर है, किसने अच्छा काम किया है, कौन अच्छा काम कर रहा है। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, देश विदेश घूमना, देश विदेश में मीटिंग करना, देश विदेश के लोगों को भारत बुलाना, ये सब करके आखिर मिल क्या रहा है। अगर आपको काम ही करना है, आप नेता ही हैं, अगर आपको काम ही करना है तो आप अपनी जनता के लिए काम करिए ना, अपने देश के हित के लिए काम करिए। आपकी जनता में आपके भारत में इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी, मैं सिर्फ छोटे से दिल्ली की बात करती हूँ कि इतनी बेरोजगारी है, आप उन हाथों को काम क्यों नहीं देते। आप देश विदेश जाके आप नेता बन रहे हैं, आप मीटिंग कर रहे हैं, आप ब्रिटेन जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, आप फ्रांस जा रहे हैं, आप कहाँ कहाँ नहीं जा रहे, लेकिन पहले आप एक निचले वर्ग से काम करिए ना। जहाँ लोग बेरोजगार बैठे हैं आप वहां उन हाथों को काम दीजिए ना, तब तो आपका नेता बनने का फायदा है। अब आप देश विदेश जाके अब डंके अपने नाम के बजा रहे हैं, आप यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, आप वहां मीटिंग कर रहे हैं, आप वहां से सबको भारत बुलाते हैं। कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई ब्रिटेन से आ रहा है, कोई पेरिस से आ रहा है हमारे देश में, कोई लंदन से आ रहा है। तो क्या यही राजनीति रह गई है? क्या सिर्फ यही राजनीति करना है? लोगों के हित के लिए काम नहीं करना है? ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है कि आपका देश कितना आगे जा रहा है और कितना पीछे जा रहा है और कितनी बेरोजगारी है। आज एक पढ़ा लिखा बच्चा भी ना BA M.Ed करके पता नहीं कितनी पढ़ाइयाँ, कितनी डिग्रियां उसके पास है, सिर्फ वो बंच बना के ही घूमता रहता है सारा दिन। पर उसको शाम को जब वो घर आता है उससे पूछा जाता है कुछ हुआ, जॉब मिली, तो वो कहता है बस इंटरव्यू हुआ है, बस इंटरव्यू दे के आया हूँ, बाद में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा आप जाइए, हमारी कॉल आपके पास आ जाएगी। यही सुनने को मिलता है। तो ऐसे नेता का कोई फायदा नहीं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश का मुख्यमंत्री हो। काम करिए और ऐसा काम करिए अपने देश के लिए, ऐसा काम करिए कि कोई आपके देश में बेरोजगार ना हो, तो ही आप नेता हैं, तो ही आप नेता हैं। चलिए देखते हैं अब अरविंद जी की रिहाई और किस तरीके से अरविंद जी जेल से भी सरकार चलाएंगे। और मैं कहती हूँ बिल्कुल वो जेल से जब तक वो चाहें अपनी इच्छा अनुसार वो सरकार चला सकते हैं, और इसके लिए कोर्ट से भी कोई रोक नहीं लगाई गई है उन पे। वो चाहें तो जेल से भी अपनी सरकार चला सकते हैं, जितना वो समर्थ रहेंगे उतना वो जेल से सरकार चलाएंगे। और बाकी आप लोग जनता जनार्दन हैं, जैसे कि दिल्ली में हम लोकसभा के चुनाव कुछ समय पश्चात ही होने वाले हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर, सूझ बूझ कर, मैं ना भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही हूँ, ना ही मैं आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैंने इस दिल्ली सरकार में जो भी अपना समय दिया बहुत अच्छा समय बीता और बहुत अच्छी सरकार थी, लोगों के लिए सरकार थी क्या है अभी सरकार। और ये तो मैं भी कह रही हूँ कि आने वाले 25 साल तक भी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से कोई हिला भी नहीं सकता। और अरविंद जी की जब रिहाई होगी, जिस दिन उनकी रिहाई होगी, उसके बाद का जो चुनाव आएगा अरविंद जी का, उसमें मैं इतने दावे से कह सकती हूँ कि
प्रचंड बहुमत से अरविंद जी की सरकार दिल्ली में बनेगी और आने वाले 20 से 25 साल तक भी कोई अरविंद जी की सरकार को हिलाने का दम नहीं रखता, कोई उनकी सरकार को हिलाने की पावर नहीं रखती। और आज जो भी अरविंद जी के नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जितने भी हैं, हो सके तो इन सब की रिहाई भी होगी। लेकिन अरविंद जी की रिहाई संभव थी, संभव है और आने वाले समय में संभव रहेगी। हाँ, इतना जरूर कहूंगी, हो सके तो इस लोकसभा चुनाव तक शायद उनकी रिहाई संभव ना हो, और हो सकता हो भी जाए। ईश्वर करे कि हो जाए। इतना अच्छा नेता जो दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रहा है, दिल्ली की जनता को उनकी जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कुछ समय पहले ही घोषणा की थी कि दिल्ली की महिलाओं के लिए वो 1000 रुपए की धनराशि हर महिला को प्रति महीने देंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो आज तक की सत्ता में किसी सरकार ने ना ये घोषणा की और ना ही किया। तो दिल्ली की हर बहन ये प्रार्थना कर रही है, दिल्ली की हर माँ ये प्रार्थना कर रही है कि उनका बेटा, उनका भाई जल्द से जल्द रिहाई हो और जो वो घोषणा उन्होंने की थी उस घोषणा में वो समर्थ रहे, वो दिल्ली के लोगों को लाए। देखिए, आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को भी तो अपना फायदा चाहिए ना, चाहे वो केंद्र सरकार से मिले, चाहे वो दिल्ली की सरकार से मिले, चाहे वो राज्य की सरकार से मिले, सबको फायदा चाहिए भाई। सब मेहनत कर रहे हैं, सबको अपना अधिकार चाहिए। आज जो भी सरकार, मैं बात करती हूँ चाहे वो केंद्र की सरकार हो, आज जो भी सरकार कोई भी घोषणा करती है और कुछ भी एक आम जनता को मुहैया कराती है ना, जो कुछ भी देती है, कोई भी ऑफर किसी भी तरीके का, तो वो हम जनता का ही पैसा होता है जो टैक्स के माध्यम से सरकार के पास अर्जित किया जाता है। हमारा पैसा ही हमें दिया जाता है, सिर्फ उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि ये घोषणा की गई है या इस प्रकार से सुविधा दी जाएगी, चाहे जैसे वो दिल्ली का हो गया, केरल का हो गया, कर्नाटका का हो गया, बिहार का हो गया, गुजरात का हो गया, किसी भी सिटी का हो गया, हिमाचल का हो गया, पंजाब का हो गया। जो भी कुछ आपको सुविधा जो सरकार से मिलती है ना, वो हमारा पैसा ही टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट के पास जमा होता है और वही रिटर्न होके हमें मिलता है। अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल यही होता है। और मैं यही कहूंगी, मैं फिर से कहूंगी, हो सकता है मेरी